और हम बात करें कि आपकी बार गालियों की बौछार, क्योंकि लगातार जिस तरह से बदजुबानी हो रही है और खास तौर पर पीएम मोदी को लेकर जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अब तक 56 हो चुकी है। यानी कि 56 बार उनको अलग अलग नामों से, अलग अलग लक़ब से उनको नवाजा जा चुका है, या ये कहें कि उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जा चुके हैं। और लगातार ये भी हम देख रहे हैं कि वजीर आजम खुद उन्हीं को अब रैलियों में अपनी जहां भी जाते हैं उनको रिपीट करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए किस तरह से मेरी बेइज्जती की जा रही है, और तमाम चीजों को रिपीट करते हैं। इसी पर हम बात करें, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नियति, मैंने और मेहमानों से भी सवाल पूछा, आपसे भी सवाल पूछूंगी कि क्या आपको लग रहा है कि एक इमोशनल एंगल भी देने की इसको कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो भी चीजें की जाती हैं उसको बार बार फिर रिपीट किया जाता है और ये कहा जाता है कि देखिए मुझे किस तरह से किन किन नामों से नवाजा जा रहा है। देखिए बुशरा जी, इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हम अभी यहाँ पे डिस्कशन में भी देख रहे थे कौन कितने निचले स्तर की राजनीति कर सकता है, इस चीज़ पे डिबेट हो रही थी। आपने ये कहा, हमने ये कहा। पहले तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल खंडन करना चाहिए। ऐसी बातें पॉलिटिक्स में होनी ही नहीं चाहिए। आप विकास की बात कीजिए, आप किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए, लेकिन ये मत कीजिए कि किसने कौन सी गाली दी। दूसरी बात ये, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मोटिव आपको समझने की ज़रूरत है। कुरुक्षेत्र की भूमि से ये बात की गई जहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था। मोदी जी ने इस चीज़ को बहुत क्लियरली बताया कि आप ने जो गालियां दी हैं ये एक अधर्मिक तरीके से आपने ये चीज बोली है, और ये गालियां एक ऐसा मैसेज है कि किसी को भी जनता को पसंद नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। उससे एक ऐसा उन्होंने आह्वान किया कि आप सब सोशल मीडिया पे आप ये बात फैलाइए कि मेरे साथ ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है, और कोई गलत भी नहीं है। आपने 2016 में पार्लियामेंट का उनका एक भाषण सुना हो तो उसमें उन्होंने कविता बोली थी कि यहाँ किसी उनकी निदा फैजल की कविता थी कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम चल सको तो चलो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, ऑपोजिशन तो इतने ज्यादा खुद ही खड्डे में गिर चुकी है कि अपने लिए ही उन्होंने खड्डा खोद लिया, और इस चीज को हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। आप ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसमें गालियों की ऐसी सौगात आप प्रधानमंत्री की तरफ दे रहे हैं, आप उस चीज का ये भी तो समझिए वो किस पोजीशन पर है। दूसरी बात ये कि आपने वीडियो देखी होगी, प्रियंका गांधी जी कुछ बच्चों के साथ थी, वहां पे भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। वो बच्चे यही नहीं समझ पाते कि वो कैसी भाषा थी, वो क्या कह रहे हैं, वो इस उम्र के बच्चे थे। देखिए सुनिए, नहीं देखिए, हाँ, प्रियंका गांधी ने उसी टाइम बच्चों को मना किया और ये कहा कि गलत बात है। मैं यही कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए उन्होंने वहां पे टोक दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप ये समझिए उनको ये था कि प्रियंका गांधी जी इस चीज से खुश होंगी, क्योंकि कांग्रेस का एक माइंडसेट, ये जो गालियां दे रही चीजें करने वाली है, कहीं और पे भी, ये कहीं और भी हो सकता है, क्योंकि आप ये देखें कि खुद अगर प्रियंका गांधी की बात करें, खुद आप सोनिया गांधी की बात करें, तो उनके लिए भी बेपनाह की खराब जबान का इस्तेमाल किया जा चुका है। बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। मेरी शुरुआत ही यही है कि हमें ये बात समझनी चाहिए। आप कुरुक्षेत्र की, आप ये समझिए पॉलिटिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कुरुक्षेत्र में। एक आपको मैं बताना चाहूंगी, हमें सबको पता होगा, श्री कृष्ण ने 99 गालियां शिशुपाल की माफ की थी और 100वीं होते ही सर धड़ से अलग कर दिया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये जो बात कही गई है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। आपने 56 गालियां दे दी, 100वीं आएगी 23 मई को, आप रिजल्ट देखिएगा, फिर मोदी जी ये बोलेंगे। आज उन्होंने कहा 12 तारीख को इलेक्शन है कुरुक्षेत्र में, 12 तारीख तक आप इस चीज को मैसेज फैलाइए। आप ये देखिए कांग्रेस या फिर जितनी भी ऑपोजिशन है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी, और आप बीजेपी को इसमें भूल रही हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता। अगर आप यहाँ पर सतपाल सत्ती की अगर आप बात करती, जहां पर उन्होंने मां की गाली दी थी, तो यहाँ पर वो कहा जा सकता था। और लगातार इस तरह की चीजें तमाम पार्टीज की तरफ से कही जा रही हैं। तमाम नेता जो है रैलियों में इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि एक तो हमें अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। आप लोकतंत्र में बैठे हैं, आपको इतनी बढ़िया त्योहार सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाता है इलेक्शन में। आर्टिकल 19(1) कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी आपको, लेकिन 19(2) भी ये कहता है कि आपको मोरालिटी में बात, डिसेंसी में बात करनी चाहिए। वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगती है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आप यहाँ पे इस तरीके की बात मत कीजिए कि कौन कितनी गालियां दे रहा है। आप ये विकास की बात कीजिए, आप 2G की बात कीजिए, नेशनल हेराल्ड की बात कीजिए, आप कीजिए उज्ज्वला
योजना की बात कीजिए, आप क्रिटिसिज्म कीजिए, आप प्रेस राफेल की बात नहीं करिए, राफेल की बात करिए, बिल्कुल करिए, आप इन बातों को करिए ताकि इनमें बहुत ये चीजें जरूरी है आज के देश में। जैसे इलेक्शन खत्म हो रहा है, आप गालियों पे फोकस कर रहे हैं, और मोदी जी ने बहुत ही रेलेवेंट तरीके से वहां पर ये बात रखी है। और आज आप डिस्कशन कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बोला कि मीडिया के लोग इस बात को पता नहीं उठाएंगे, तो आप जरूर सोशल मैसेज आप वायरल कीजिए इस चीज को। आप ये देखिए वो एकदम से उसको ना मास में डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, ओके, वो एक पैकेज मैं लौटूंगी नहीं आपके पास। ऋषि जी, मैं आपसे, मेरा सवाल भी है और आप फिर अपनी बात को भी रखिएगा। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है कि सोचे समझे तरीके से इन तमाम चीजों को कहा जा रहा है, प्रॉपर स्क्रिप्टेड है ये तमाम चीजें, ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही बदजुबानी कर दी? चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, उन्होंने अगर वजीर आजम को दुर्योधन बोला और दिनकर की कविता उन्होंने वहां पर कोट की, तो उन्हें पता था कि वो कहां खड़ी हैं और किस जगह से वो बात कर रही है, उसका असर क्या होगा। इसी तरह से अगर राजीव गांधी को लेकर आया जा रहा है अब, तो ये भी पता है कि पंजाब में अभी वोटिंग होनी है, इसके साथ साथ भोपाल में भी यानी मध्य प्रदेश में भी वोट डाले जाने हैं, और दोनों तरीके से किस तरह से इमोशनली आप कनेक्ट कर सकते हैं वोटर को, राजीव गांधी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है बिल्कुल सोचे समझे तरीके से इन तमाम चीजों को किया जा रहा है? बिल्कुल, आप जानती हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट लीडर हैं, और किस सब्जेक्ट को कब लाना है वो भली भांति जानते हैं। और कांग्रेस के जो नेता इतिहास में जो गलतियां की हैं उसको तो भुनाने में नरेंद्र मोदी तो उनसे बड़ा इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट मैं नहीं समझता हूँ। 1984 में राजीव गांधी ने खुद इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद क्या कहा था कि बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती में कंपन आती है, तो उसी चीज को तो कोट कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी। तो राजीव गांधी ने जो गलतियां की हैं उसको तो कहीं पॉलिटिकली रूप से जो गलती जो राजीव गांधी उस टाइम किए तो चुनाव में तो भुनाएंगे ही मोदी जी। तो ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस पूछ रही है कि अगर आप 84 की बात कर रहे हैं तो आप 2002 की बात क्यों नहीं कर रहे? ये कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। अब देखिए ये जो क्या कहते हैं, एक स्कोर तय किया जाता है, एक पॉलिटिकली स्कोर जो तय किया जाता है, कांग्रेस बीजेपी को नहीं बता सकती या बीजेपी कांग्रेस को नहीं बता सकती कि आप इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो अपना हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। जहां तक राजनीतिक शुचिता की बात है, मैं ज्यादा दिन का नहीं, मैं वाजपेयी जी और सोनिया जी में काफी मतांतर था। आप उस समय आप 1998 से 2004 के बीच में आप राजनीति को देखी होंगी, तो वाजपेयी जी और सोनिया गांधी में काफी डिफरेंसेस थे। लेकिन जब पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ तो सबसे पहले वाजपेयी सोनिया गांधी को फोन किए और वाजपेयी पूछे, मैडम आप सुरक्षित है ना? तो मैडम सोनिया जी बोली मैं घर पे हूँ, और सोनिया जी भी वाजपेयी जी के लिए उतने चिंतित थे कि पार्लियामेंट में आप सेफ है कि नहीं। तो कहाँ है अब वो राजनीतिक शुचिता है, कहाँ सौम्यता है? आप सोनिया जी कांग्रेस की थी, वाजपेयी जी दोनों का घोर विरोधी थी, और वाजपेयी को रिप्लेस करके सोनिया गांधी आई थी। ऋषि जी, क्या आपको लग रहा है कि ना वो वाली अब बीजेपी है ना वो वाली अब कांग्रेस है, क्योंकि चीजें जो है बिल्कुल बदल गई हैं और एक नए स्टाइल की पॉलिटिक्स होती हुई नजर आ रही है, जहां पर तू मैं ज्यादा है और एक अदावत, एक दुश्मनी ज्यादा नजर आती है? देखिए उसका कारण ये है कि किसी भी प्रकार से हमको सत्ता चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेन ध्येय है कि हम सत्ता में कैसे आए, इसलिए वो किसी भी प्रकार का जो है मतलब हथियार का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वह धनबल हो, चाहे वो बाहुबल हो, चाहे वो पैसे का बल हो। हर प्रकार का जो टैक्टिक्स जो है आज के राजनीति में इस्तेमाल की जाती है। राजनीति में शुचिता कहाँ है? राजनीति में प्रिंसिपल कहाँ रह गए? क्योंकि हमें ये भी बोलना चाहिए। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं चौकीदार चोर है, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह के लिए क्या क्या नहीं कहा गया है, रेनकोट पहनकर वो क्या करते हैं, और दूसरी उनके लिए मनमोहन सिंह से लेकर न जाने क्या क्या बातें मनमोहन सिंह को लेकर की गई हैं। तो ये भी याद रखना चाहिए, वो भी पीएम थे। जब उनको लेकर ये तमाम बातें कही गई थी तब वो भी पीएम थे। तब शायद हम ये भूल जाते हैं कि उस कुर्सी की मर्यादा तब भी वही थी और अब भी यही है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो हमारे जो शीर्ष नेता हैं, खासकर राष्ट्रीय पार्टी के जो नेता हैं, उनको इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये नीचे तक मैसेज जाए कि भाई जो हमारा जो है कांग्रेस से या कांग्रेस का बीजेपी से वैचारिक मतभेद है, इसका मतलब नहीं है कि आप बिलो बेल जाके। महेश जी, मेरा आपसे सवाल भी है कि जब आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे
पीएम बात करते हैं और जाहिर सी बात है ये सबका फर्ज है कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं हमें उस कुर्सी पर बैठे हुए जो शख्स हैं उन दोनों की हमें इज्जत करनी चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए। आपकी राइवलरी हो सकती है, पॉलिटिकल आपकी अदावत हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको उस शख्स की इज्जत करनी होगी। तो क्या ये बात आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है? जब मनमोहन सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई थी 2004 में, 2009 में, तो क्या तब आप ये बात भूल गए थे और अब आपको ये बात याद आ रही है कि पीएम की कुर्सी और पीएम? देखिए, मनमोहन सिंह जी के बारे में हमारी जो तलखी थी, हमारी जो हम उनके ऊपर जो आरोप लगाते थे वो यही हम कहते थे कि भाई आप मौन क्यों हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, आप चुप क्यों हैं, आप एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, आप देश के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि हम उनको चोर नहीं कहते थे, हम ये कहते थे कि आप भ्रष्टाचारी तो बोला था आपने, हमने उनसे कहा था कि भ्रष्टाचारी तो बोला था। तो आप सुन लीजिए बुशरा जी, हमने उनको कहा था कि आप भ्रष्टाचार के प्रहरी नहीं हो सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री प्रहरी होता है। वहीं से ये चीज आया कि हम चौकीदारी करेंगे, हम किसी को देश को लूटने नहीं देंगे। चौकीदार शब्द का इजाद मनमोहन सिंह जी की वजह से हुआ। अगर वो प्रधानमंत्री उस तरह के नहीं होते तो उनके ऊपर एक्सीडेंटल बुक्स नहीं लिखे जाते। उनके रिजिम में देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा किताबें, ये फिल्में ये किस तरह से आती है, किस तरह से लिखी जाती है, ये तो आप इसकी बातें नहीं करें जी। आप उससे भी बड़ी, अभी जो ये नियति जी जो बात कह रही थी उससे आगे मैं इस बात को लेकर जाऊंगा कि अगर आज डिबेट होना चाहिए था तो अगर उन बातों को भी, हम तो कहते हैं तुमने हमें चाय वाला कहा, चौकीदार कहा, गाली दी, सब चीज तुमने कहा, लेकिन हम तो जो हमारा ध्येय है, जो हमारी नियति है वो साफ है। हमारा विजन, हमारा रीजन, हमारी नियत स्पष्ट रूप से हमने अपने मैनिफेस्टो में डाली हुई है। आज इसके ऊपर हमारे तो फिर आपकी रैलियों में नजर क्यों नहीं आता है ना मैं वही बता रहा हूँ। वजीर आजम ये क्यों कहते हैं कि भाई देखो मुझे गालियां दी जा रही हैं, आप इसका जवाब दीजिए। हम कह रहे हैं कि हम गाली खाकर भी, हम गाली सुनकर खाकर, हमारे ऊपर पत्थर आप फेंक रहे हो, उसके बावजूद भी हम जब उज्ज्वला योजना शुरू करते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान के नजर से या किसी वर्ग के नजर से हम मुसलमान की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर इस देश में कोई ऐसा करने वाला व्यक्ति है, किसी के ऊपर पत्थर मारा जा रहा है, तो एकमात्र नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि तुम तो इस देश के सबसे बड़े कायर। उनकी माँ के बारे में जानते हैं? राज बब्बर 2018 में चुनाव हो रहा था क्या, उनकी माँ के बारे में क्या कहा गया? 2017 में मनीष तिवारी ने क्या कहा? कितनी गंदी गाली उनकी माँ की बकी। किसने उस समय ये सवाल उठाया? ये गाली बकना और आरोप लगाना और तलखी करना, दोनों में बुनियादी फर्क है। इसीलिए मैंने आपको आते के शुरू में आया और कहा कि ऐसे कांग्रेस के ऐसे अपशब्दों पे और गालियों पे 35 से 36 FIR दर्ज हो चुके हैं। तो ये जो प्रमाणिक चीज है उसको समझने की जरूरत है। और आज मैं आपको बताऊं, अगर दोनों, आज अच्छा लगता कि इस चुनाव में हम कंपेयर करते हैं कि हमारे दोनों के मैनिफेस्टो में क्या है जी। हम कंपेयर करते हैं कि ये वही कांग्रेस है जो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है, जो एक शब्द अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखती है। आज हमारे, आप ये देखें तो कि इसकी तो सियासत ही नहीं हो रही है। आप ये देखिए कि आपकी भी तमाम रैलियों में विकास का मुद्दा तो बिल्कुल गायब है। हमारे प्रधानमंत्री तो यही कहते हैं, 2014 में पहला सवाल सबका विकास, कांग्रेस के लोगों के गाली देने का आधार नहीं। आप ये देखें ना, आप जिन मुद्दों पर 2014 में आए थे, आपका सबसे बड़ा था कि आपने गुजरात मॉडल दिखाया था, ठीक है, उस गुजरात मॉडल पर आपने वोट मांगा था। उसके साथ साथ आपने कहा था कि देखिए इन गवर्नमेंट ने किस तरह के करप्शंस किए हैं, करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात की थी, सबका साथ सबके विकास की बात की थी, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप आए थे। 5 साल के बाद आपको ये बताना चाहिए था कि आपने 5 साल क्या किया, ये हमारे पास मौजूद है, अगर आप फिर से हमें चुनते हैं तो आगे हम ये करेंगे। लेकिन बात यहां पर हो ही नहीं रही है। बात यहां पर नेहरू जी की होती है, इंदिरा गांधी की होती है, राजीव गांधी की होती है, राहुल गांधी की होती है। यहां पर बात उनको किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर होती है, लेकिन बात विकास की तो कहीं नहीं हो रही है। बोलूं अब जी, मेरा ये कहना है कि चुनाव में मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जो है वो मतलब कोई मायने रखता है या नहीं है, उसकी कोई रिलेवेंसी है या नहीं है। हाँ, ठीक है, तो उसमें तो कांग्रेस ने भी बहुत कुछ लिखा है। हाँ, मैं दोनों की बात करूंगा, मैं अपनी बात सिर्फ नहीं करूंगा। हमने उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि हमने इस देश में 5 साल में 91 लाख करोड़ रुपया विभिन्न
स्कीम योजनाओं के द्वारा सबका साथ और सबके विकास के तहत खर्चा किया। 85% ऐसे लोगों को फायदा हुआ इस देश में जो किसी न किसी योजना का लाभ उनको मिला। मैं पूछता हूं कांग्रेस के मित्रजनों से, आपने क्यों नहीं उठाया हमारे इस 91 लाख करोड़ के ऊपर कहीं 1 रुपया भी आप दिखाते कि हाँ आपने 91 लाख करोड़ रुपया जो है आपके, ये 1 लाख रुपए जो है ये आपने घपला और घोटाला किया। आपने जो है योजनाओं के तहत आज 28 मुद्दे आपने जो 56 में उठाए थे वही आज 2019 में आप अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं। क्यों? आप जिन मुस्लिमों के लिए जो शाश्वत सत्य है कि जब आजादी के बाद जिस मुसलमान को इस देश में 28% भागीदारी थी उसकी प्रशासनिक, उसको आपने 2.3 पे लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल। आज सवाल ये है, गाली ये है, अगर कांग्रेस गाली दे रही है तो इस बात की दे रही है कि वो उन लोगों के लिए जो वंचित हैं, जो दलित हैं, उनके लिए नहीं सोच रही है। उनका मुद्दा उठाना ना उठाना ये एक गाली है इस देश के नाम पर। मैं जवाब ले लेती हूँ। विजय कौशिक जी जवाब दीजिए आप। सबसे पहले गालियों की बौछार वाले मुद्दे पर इस साजिश को समझना बहुत जरूरी है। 2014 से पहले जब भाजपा सत्ता में आने का प्रयास कर रही थी तो सबसे पहले उस समय भी मौत का सौदागर और बहुत सारे मुद्दे लेकर ये जनता के बीच में गए और कि जी हमें चाय वाला कहा जाता है, क्या चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इस तरह के इमोशनल वार इन्होंने किए और इनकी समझ में आ गया 2014 के चुनाव के बाद में कि ये इनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। गालियां खाना अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए अभी क्या कहा गया कि 56 गालियां उनके लिए 56 भोग की तरह हैं। अरे भैया आपने कैसे गिन ली 56 गालियां? जरा उन गालियों को भी लिखकर देश के सामने रखिए कि जी मुझको ये गालियां दी गई। उनको किसी ने झूठ बोलते हैं मोदी जी को किसी ने। अच्छा ये बताएं, प्रवक्ता बताएं कि मोदी जी को पागल कुत्ता किसने कहा? भैया बताइए जरा, उनको गंदी नाली का कीड़ा, ये किन किन नेताओं ने क्या क्या शब्द कहे? इनके पास कुछ नहीं है। मैं ये बताता हूँ, केवल पब्लिक रिलेशन कंपनी की तरह ये लोग देश को चला रहे हैं। जब देखिए मैं तो आध्यात्मिक पक्ष मेरा केवल यही है कि जो दे ना सके रोटी और रोजगार वो है भगवान श्री राम का गद्दार। देखिए भगवान ये कहते हैं। लेकिन विजय कौशिक जी मुझे एक बात बताइए, आप करप्शन की बात करते हैं, करप्शन को लेकर आप सबसे पहले सिर्फ राफेल की बात करते हैं। इसके अलावा मुझे बताइए कि जिस तरह से महेश वर्मा जी ने अपनी तमाम पॉलिसीज के बारे में गिनाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इस पॉलिसी के तहत इतना पैसा जो है वो बांटा है, तो आप ये बताइए आपने उसमें करप्शन को लेकर अगर था तो आप उसमें बात करते ना आप लोगों के बीच में? सबसे पहले देखिए, बहुत आपने बुशरा जी बहुत अच्छी बातें कही। इनकी हर योजना में घालमेल है, बहुत बड़े पैमाने पर गबन किए गए हैं और धीरे धीरे जनता के सामने। आप प्रूफ के साथ लोगों के सामने क्यों नहीं जाते हैं? मुझे एक चीज बताइए। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ। जैसे सबसे पहले हम राफेल के मुद्दे पर आते हैं, फिर उज्ज्वला और दूसरी योजनाओं की हम बात करेंगे। राफेल ये कहते हैं कि जी हमने कांग्रेस सरकार से बहुत कम सस्ते दामों पर राफेल लिया। तो भैया कांग्रेस सरकार 136 विमान खरीद रही थी। अगर आपने सस्ते लिए हैं, आपने वो विमान बहुत काफी कम कीमत पर लिए हैं, तो ज्यादा लेने चाहिए थे ना। क्यों आपने 36 विमानों का सौदा किया? तो ये हर बात में फिर मैं तो ये कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या बुराई थी, आमने सामने बैठकर बात कर लें, जांच करा लें उसकी खुलेआम। ठीक है जी, इनके सारे झूठ धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। पूरा मामला मैं वही तो बात कह रहा हूँ। पूरा मामला मान लीजिए, सुनिए, देखिए जैसे 2G की बात की जाए, जब 2G की बात की जाए तो 2G पे अभी आप अपने आप को साफ बताते हैं नहीं बताते हैं? बुशरा जी मैं बड़ी सीधी सी बात करता हूं। बुशरा जी आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया, ये उससे आप बच रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2G और कोल पे आपको हमने चोर कहा क्या? हमने कहा कि आप चोर हो। आज हम कह दे आपको, हम कहे कि राहुल गांधी चोर है, सोनिया गांधी चोर है, प्रियंका गांधी चोर है, वाड्रा चोर है, हम कहे इस बात को? आप जानते हैं हमने कहा कभी आतंकवादियों ने उन्हें बम की घटना में उड़ा दिया, बम विस्फोट जब आपके लोग, हालांकि उसमें आप लोग बेल पे हो, क्यों भ्रष्टाचारी के रूप में आप लोग, जिसमें आप लोग जेल जाना तय है, आरोप लगा रहे हो। एक बात तो है, देश को आईटी की देन उनकी है, एक बात तो है, देश को तरक्की की तरफ ले जाने वाले जो केस कितने ईमानदार प्रधानमंत्री थे वो, जाहिर सी बात है उसकी बात कितने ईमानदार प्रधानमंत्री उस मैटर को आप रिलेट करके भारत के प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे। केंद्र सरकार जो 1 रुपए गांवों के विकास के लिए भेजती है, उसका मात्र 10 पैसा ही लोगों तक, आम जनता तक पहुंच पाता है। इतनी ईमानदारी से बात कोई कर सकता है देश में? राजीव गांधी जी ईमानदार भी थे। बताओ यार, हम 85% लोगों तक पहुंचते हैं, उनको फायदा पहुंच जाता है। आप कहते हो कि हम 85% लूट लेते हैं। भ्रष्टाचार है,
पाकिस्तान इनके लिए केवल एक तंदूर है जिसके ऊपर रोटी सेक रहे हैं। 85% की समस्या एक मिनट हो गया विजय जी, हो गया विजय जी, हो गई आपकी चुनावी रैली हो गई जी। महेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि 85% जहां पर हम दे रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, वहां आपके इस देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री भी हुआ जिसने ये कहा कि 85% तो लूट लिया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज की डेट में राहुल गांधी के ऊपर सवाल कब खड़ा किया गया, क्यों खड़ा किया गया? सोनिया जी के ऊपर सवाल किसने खड़ा किया? बीजेपी ने नहीं सवाल खड़ा किया। तारिक अनवर, शरद पवार और पीएस शंभुंगा, इन लोगों ने सवाल किया कि ये विदेशी मूल की लेडी है, इसके साथ हम किसी तरह का राजनीतिक व्यवहार नहीं रखेंगे। तारिक अनवर कांग्रेस में, आज वो तारिक अनवर कांग्रेस में है, शरद पवार के साथ उनका अलायंस है। तो ये जो भूल है, ये जो भूल सुधार होता रहता है, ये जो मौसमी अंदाज में ये जो राजनीति करने का एक जो सगुफा और सलीका डेवलप किया जाता है, ये कांग्रेस तो आपकी पार्टी के लिए भी कहा जा सकता है। आपने पीडीपी के साथ आपने अलायंस किया, अगर आप इनके लिए बात करें तो पीडीपी के साथ आपने अलायंस किया। उससे पहले पीडीपी को आप क्या क्या कहते थे और अब उसके अलायंस टूटने के बाद भी आप क्या क्या कहते हैं? सेम बात शिवसेना के लिए। शिवसेना ने राफेल के मुद्दे पर आपको घेरा और क्या क्या नहीं कहा। ये जो चौकीदार चोर है वाला नारा खुद शिवसेना ने भी कहा। अब वो आपके साथ मौजूद है, उस टाइम कहाँ थी इनकी सरकार? अब वो आपके साथ मौजूद है। गुजरात से भगाया जा रहा था जब उत्तर भारत के लोगों को। हाँ, मैं सवाल कर लूं? ठीक है। देखिए, बरमान साहब इससे पहले जो बात कर रहे थे, एक बात तो बिल्कुल सही है, जिस प्रकार से मुसलमानों के वोट का जो इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस को नो डाउट मुसलमान ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन अब मुसलमान के विकास में जो भागीदारी है, आप सरकारी नौकरी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो निकाल लीजिए, 2% मुसलमान भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सरकारी एम्प्लॉय हैं उसमें आप 2% मुसलमान नहीं है। आप देखिए मुसलमान का साक्षरता दर, मुसलमान को तो लॉलीपॉप समझा है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षरता दर देखिए, बीजेपी ने कभी नहीं समझा। शुरू हुआ तो उसमें भी इंटरप्ट हो रहा है, उसमें भी इंटरप्ट हो रहा है। आप देखिए मुसलमानों का साक्षरता दर देखिए, भारत की आजादी के 70 साल से ऊपर हो गए, आज भी हमारे मुसलमान भाइयों का या बहनों का साक्षरता दर देखिए कितने कम है। या उनकी जो भागीदारी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, या देख लीजिए कितनी भागीदारी है, करीब 2% भी नहीं है। या ब्यूरोक्रेट्स में देख लीजिए मुसलमान भाइयों की कितनी भागीदारी है। तो जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा मुसलमान के वोटों को यूज किया, क्या आप उसको विकास के मुख्य धारा में ला पाए? इसका जवाब विजय जी नहीं दे पा रहे हैं। मैं दे रहा हूं बुसरा जी सुन लीजिए जिन गरीबों की सियासत भी वो कर रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं मुसलमानों को 3 गज जमीन चाहिए। अरे भाई, इन बिंदुओं पे बात होनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, एक बिंदुओं पे आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, क्या आप इसको विकास में भागीदारी बनाया कि नहीं बनाया? एक एक करके आप लोगों का बस चले तो आप मुसलमानों को देश से मिटा दें। ये तो आप जो हमारे ठीक है, ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, ठीक है, आप ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लगाइए, लेकिन 55 साल कांग्रेस ने देश में शासन किया, और दूसरा जी भी हमारे बात से सहमत होंगे। मुसलमान आप मुझे बता दीजिए कितने विजय कौशिक जी, एक आप 2002 गिनवाते हैं, अगर आपके भागलपुर दंगा क्यों भूल जाते हैं? भागलपुर दंगा क्यों भूल जाते हैं? कांग्रेस के टाइम में हुआ था भागलपुर दंगा। भागलपुर दंगा बुसरा जी, भागलपुर दंगा कांग्रेस के टाइम हुआ था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। महीने भर के अंदर भाजपा नेताओं ने क्या भगवत झा आजाद और जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में हुआ था। यहाँ पर देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, मुसलमान इशू पर बात नहीं हो रही है, लेकिन ये बात जरूर है, तमाम पार्टियों ने सिर्फ मुस्लिम को एक वोट बैंक बनाकर रखा हुआ है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप भी वैसे ही हैं, और बीजेपी की तरफ से तो और ज्यादा दावे और वादे किए जाते हैं। इस बिंदु पे कांग्रेस कटघरे में है कि जिस समुदाय का बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस बहस में बस इतना है।